हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात मैं डिस्कस करूँगा मुसलमानों का मार्जिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कैसे इसे ये अपने को फील कर रहे हैं और जो सच्चाई है दैट दे हैव बीन मार्जिनाइज्ड और sidelined in इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, एक बात तो यह है कि बार बार सभी अखबार, एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिस्ट और इवन मुस्लिम्स की भी ये शिकायत है कि मुस्लिम्स को जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं वो जितना उनका ड्यू है उतने टिकट्स नहीं दे रही है। इस बारे में मेरा ये कहना है और मेरी सोच है कि जो ये मुस्लिम लीडर्स इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सेकुलर पार्टीज़ के टिकट्स पर जीत कर जाते हैं, जैसे समाजवादी, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी, कम्युनिस्ट, सीपीएम एट्सेट्रा, आरजेडी, ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। ना तो इनमें सलाहियत है और ना ही इनके अंदर कोई दर्द है। मैं नहीं कहता कि ये कोई नाजायज़ डिमांड रखे हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर की है, उनके साथ बैसिंग की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनमें के अकॉर्डिंगली उन्हें हिस्सेदारी ना देना, इन सब में ये जो सो कॉल्ड मुसलमान एमएलएज या एमपीज़ इन पार्टी से इलेक्ट होकर के जाते हैं, ये कोई भी मुसलमानों के बारे में ना तो बात करते हैं, ना इनकी हिम्मत, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रमोट करते हैं। जैसे 2012 के इलेक्शन में समाजवादी ने यूपी में कहा कि हम मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे, जो कि मैं समझता हूँ ये वायदा करना ही गलत था, चूँकि मुसलमानों को 18% ना तो मिलना चाहिए, ना उन्होंने कभी डिमांड करी। लेकिन इसे कहते हैं पॉलिटिकल गिमिक, धोखाधड़ी। आपने अनाउंस किया, वोट लिए, पावर में आ गए। 5 साल तक आपने कोई स्टेप इस डायरेक्शन में नहीं लिया। अगर आप लेते भी, और नो डाउट ये ना होना था, ना होना चाहिए था, मैं भी ये कहता हूँ 18% कोई जायज़ नहीं थी डिमांड, लेकिन अगर उसमें कोई रोड़ा अटकता तो तब आप कहते कि साहब हमने तो चाहा लेकिन करने नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई भी कदम इस तरफ नहीं उठाया। उसी तरह कांग्रेस ने भी, हालांकि कांग्रेस का काफ़ी हद तक जायज़ था कि टोटल ओबीसी 27% में मुस्लिम्स आर अराउंड 1/3, तो उन्हें 9% दिया जाए। और एक इलेक्शन से पहले उन्होंने 4% अनाउंस भी किया, लेकिन चूँकि जस्ट इलेक्शन से पहले था, कोई प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो वो कोर्ट ने उसे नहीं मान्यता दी। बहरहाल नहीं हो, मुझे ये कहना है कि जो इस वक्त मुसलमान का हाल है हिंदुस्तान के अंदर, कि ये बिल्कुल पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया गया है, कोई इसे पास भी नहीं बैठाना पसंद करता। इन सब पार्टीज़ को मुसलमान के वोट की तो ज़रूरत है, लेकिन मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इलेक्शन होने से पहले भी ये राय रखी कि एक तरफ तो आप
रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारे साथ 10 साल में बड़ा जुल्म हुआ। नो डाउट हुआ भी। हर पार्टी कुछ अच्छे काम करती है, कुछ बुरे करती है। बहुत से काम अच्छे भी हुए हैं इस 10 साल में, लेकिन नो डाउट मुसलमानों को तो टारगेट किया गया, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपके सर्वाइवल का मामला है और हमें बीजेपी की हम हुकूमत बदलने की हिम्मत तो नहीं है कि, लेकिन आपकी उम्मीद ज़रूर है कि ये बदले, कोई दूसरी गवर्नमेंट आए। ये पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली सबका राइट है, लेकिन अगर वो बदलती है तो उसमें आप तो सीएम या पीएम नहीं होंगे। तो मेरी अपनी राय ये थी कि मुसलमान बेहतर है कि 2024 का इलेक्शन में पार्टिसिपेट मीन्स कैंडिडेट किसी पार्टी से भी खड़ा ना किया जाए या ये पार्टी टिकट ना दे, जिससे कि जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं उन्हें पोलराइजेशन की या अपीजमेंट की बात कहने की का मौका ना मिले, और जो दो जहाँ ग्रुप खड़े हो जाते हैं, एक एंटी मुस्लिम एक प्रो हिंदू, वो बात ना हो पाए। ईमानदारी के साथ इम्पार्शली इलेक्शन हो। लेकिन ना तो ये पार्टीज बाज आती हैं और न ही मुसलमान बाज आता है। मुसलमान बार बार रो रहा है कि हमें टिकट बहुत कम दिए। अरे अगर आपको टिकट दे भी दिए तो आप जीतते नहीं, और अगर जीत भी गए तो आप कुछ करने की हैसियत ही नहीं रखते। तो इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब आइए उस डेटा के ऊपर कि जिस तरह से डिक्लाइन भी हुआ है। अभी 1 मिनट आता हूँ। जिस तरह से हालात बदले हैं कि 2010 से 14 से लिंचिंग हुई, एक तरफा लोगों को इवन पुलिस कस्टडी में उनका कत्लेआम हुआ। हम ये कभी नहीं करेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल है उसके ऊपर एक्शन ना हो, लेकिन एक्शन में जो भी लीगलिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से अतीक बरदस्त का मर्डर हुआ, जिस तरह से शहाबुद्दीन का बिहार में हुआ, जिस तरह से मुख्तार अंसारी का हुआ, जो आजम खां के साथ हो रहा है, जिस तरह से लिंचिंग हुई, जिस तरह से बुलडोजिंग हो रही है, इस पर सर्टेनली कम्युनिटी दुखी है। लेकिन मेरा ये कहना कि इन मुस्लिम लीडर्स में से क्या किसी की हिम्मत थी जो इलेक्टेड हुए, इलेक्ट होकर के आए, कि वो अपनी बात पार्लियामेंट में रख पाएँ या पब्लिक में ला पाएँ या अपना दर्द भी लोगों को सुना पाए? ऐसा नहीं हुआ। तो ये इस पे नाराज़गी दिखाना कि हमें टिकट्स कम दिए गए, हमारे साथ ज्यादती हो रही। अरे आपके इलेक्ट होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि और जो कहिए इस वक्त जो एक एनडीए है, दूसरा इंडिया है, तो आपके आने से इंडिया गठबंधन का नुकसान ही होना है, कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि 2024 में आप इलेक्शन ना लड़ते, टिकट ना लेते? अब देखिए, मैं थोड़ा सा डेटा रखना चाहूँगा आपके सामने। 2019 में जो मेजर सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने 115 मुस्लिम्स को टिकट दिया था, जिसमें जो सब पार्टीज आती हैं, टीएमसी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है, आरजेडी है, एनसीपी है, एट्सेट्रा। और 115 में से 26 मुस्लिम इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में गए थे। इन 26 में 4 कांग्रेस से थे, 4 टीएमसी थे,
और बीएसपी और समाजवादी से 3 थे, 3 ईच। वो भी इसलिए कि इन दोनों का अलायंस था 2019 में, समाजवादी और बीएसपी का। अदरवाइज 2014 में मायावती का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। दूसरी जो पार्टीज हैं बाकी जिन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए, वो है AIMIM, लेड बाई असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और है AIUDF, ये है आसाम की, जो बदरुद्दीन का हाजी बदरुद्दीन कासमी साहब इसके चीफ हैं। उसके बाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर वाले को ना तो प्लेन वाले मुसलमान अपना लीडर मानते हैं और ना ही वह अपने को हम लोगों से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेनली जो 2 पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती हैं और जो ये हिम्मत रखती हैं कि अपनी बात कह सकें और दूसरी पार्टी से नेगोशिएट भी कर सकें, वो है असदुद्दीन की और कासमी साहब के आसाम की AIUDF। ये 2 पार्टीज हैं। अब 2024 में टोटल मुस्लिम कैंडिडेट को जो टिकट दिया गया है इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से, वो है 78। तो अब लोग कह रहे हैं कि उससे पहले 115 दिया, अब 78 दिया। मैं तो कहता हूँ कि 78 भी नहीं देने चाहिए थे, 5, 7, 10 टिकट देते हैं, इट वाज इनफ। इन 78 में हो सकता है 10-15 जीत जाएं, लेकिन वो जीतने वाले वो सब कुछ पार्लियामेंट नहीं कर सकते जा कर के। जो एक अच्छा सेकुलर हिंदू अगर इन सेकुलर पार्टी से इलेक्शन लड़ के जीत के जाता है, वो कर सकता है, मुस्लिम्स के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए आपकी बात उठा सकता है। अब उसके बाद है ये बीएसपी का, जो बीएसपी जो बड़ी पॉपुलर मायावती जी जिसकी चीफ हैं, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को और काशीराम जी की जो सोच थी उसे नीलाम कर दिया। सिर्फ और सिर्फ वो पैसे की लालची है, पैसे के लिए उसने सब आइडियोलॉजी ताक के ऊपर रख दी। दुनिया भर के केसेस हैं उसके खिलाफ, करप्शन के, फाइल तैयार है, हिम्मत बोलने की है नहीं। लेकिन 2014 में उसने 21 मुस्लिम्स को वोट दिया, टिकट दिया, 61 मुस्लिम्स को। ज़ाहिर है उन 61 मुस्लिम से पैसा भी मिनिमम 5 करोड़ मैक्सिमम 20 करोड़ तक लिया होगा, लेकिन उनमें से एक भी कैंडिडेट इलेक्शन नहीं जीता। अब आइए 2019 में मैडम ने 39 टिकट्स दिए मुस्लिम्स को, जिसमें से सिर्फ यूपी में 3 लोग जीते, और वो भी इसलिए जीते कि समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन था। अगर गठबंधन ना होता तो समाजवादी के तो शायद आ जाते, बीएसपी का एक भी कैंडिडेट ना जीतता। इस गठबंधन से समाजवादी को कम फायदा हुआ, 5 सीट मिली टोटल, और मायावती को 10 सीट मिली। तो शी वाज द मेन, उसने गेन किया और कुछ दिन के बाद ही पलटी मारी और अपना अलायंस भी उसने ख़त्म कर दिया। अब आइए 2024 पर। 2024 में मायावती ने 35 टिकट्स मुस्लिम्स को दिए हैं, जिनमें से 17 टिकट यूपी में दिए हैं, 4 टिकट मध्य प्रदेश में दिए हैं और 3 टिकट बिहार दिल्ली में दिए हैं, 6 टिकट दोनों। 2 उत्तराखंड में दिए हैं
और एक एक टिकट राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में दिए। इस तरह से 35 टिकट्स दिए हैं। ये सभी को मालूम है कि यूपी में, आप नोट कर लीजिए, बीएसपी की या तो 0 रहेगी या मैक्सिमम 1 सीट रहेगी। दूसरी चीज़, 80 सीट्स हैं यूपी में और 17 मुसलमान, अराउंड 22% मुस्लिम्स को आप टिकट दे रही हैं। मुसलमानों की हिस्सेदारी, चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो सर्विसेज हो, कहीं भी 3 या 4% से ज़्यादा नहीं। तो मैडम, आपको इतनी मोहब्बत कहाँ से हो गई? आपने असेंबली में भी ये किया था कि 400 सीट थी यूपी में 2022 में, मोर देन 100 टिकट्स आपने मुसलमानों को दिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये जो हमारा, मैं वही वर्ड यूज़ करता हूँ, बहुत से लोगों का एतराज़ है कि ऐसा वर्ड पढ़े लिखे आदमी को यूज़ ना करना चाहिए, लेकिन गलत लोगों के लिए गलत ही वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो इन मुसलमान दलालों की समझ में ये क्यों नहीं आ रहा? दलाल तो सभी हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन ख़ास तौर से बीएसपी के जो हैं, नोइंग फुल्ली वेल कि ये मुसलमानों को फाइनेंशियली बर्बाद करती हैं और उनके वोट को डिवाइड करके इनफेक्टिव बनाना चाहती हैं। जिस औरत का, जिस लीडर का ये हाल हो कि भतीजे ने सिर्फ चूँकि पढ़ा लिखा था, उसे अंदाज़ा नहीं था आंटी जी का, ईमानदारी के साथ बीजेपी पे कुछ चार्जेस लगा दिए। बीजेपी ने बुला करके फाइल लिखा दी कि शायद कल को ही आपको अंदर करना पड़े, लिहाजा विद इन फ्यू आवर्स उसको जो भी पद दे रखे थे सब उससे छीन लिया गया। अपना प्रेडिसेसर भी उसे बनाया था वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये मुसलमान क्या अंधे हो गए, नहीं दिखता? ये जो कहते हैं, नारा लगाते हैं कि दलित मुसलमान मिलकर के जाने क्या करेंगे, वो ठीक है, उस सीट्स पर दलित और मुस्लिम मिलकर के मेजोरिटी बनती है, लेकिन ये किसने गारंटी ली? ना तो सब मुसलमान एक जगह हैं और ना ही सब दलित एक जगह हैं। तो ये नारा देना कि मुसलमान दलित मिलकर के, ये कभी ना हुआ है, ना होगा। सही बात यह है कि आपकी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, अपनी पार्टी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, ओवैसी इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट लीडर ऑफ द कम्युनिटी, और वो आपकी पार्टी है, या आसाम वाली जो कासमी है वो आपकी पार्टी है। वो हिम्मत करते हैं जो कोई नहीं करता, पार्लियामेंट के आपके इश्यूज़ पर बात करते हैं। बहुत से मुस्लिम भाइयों का, हमारे दोस्तों का भी ये कहना है कि साहब पार्लियामेंट में अगर वो बोल भी गए ओवैसी जी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? ये तो कोई बात बनती नहीं है। आपके साथ, आपकी औरतों के साथ, आपकी ज़मीनों के साथ, आपकी जायदाद के साथ, आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो रही है और आप उस पर चून भी ना करें। वो जब पार्लियामेंट में बोलता है तो उसे 140 करोड़ लोग सुनते हैं। वो गलत नहीं बात करता, जिसे कहते वो तो कम्युनल है। चूँकि ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज के जो मुसलमान लीडर, इन्हें ख़तरा है उसके आने से, तो उसे कम्युनल बताते हैं कि वो तो ऐसी बातें करता है। क्या अगर आपकी माँ बहन के साथ रेप हो तो उस पर आप चिल्लाएंगे भी नहीं, आप बोलेंगे भी नहीं? और क्या नहीं हो रहा है ऐसा? और जब आपकी तो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, किसी के साथ भी जुल्म हो तो आप आगे आएँ। हरियाणा में जो पहलवान थी, किसानों की बेटी थी, मेजॉरिटी ऑफ देम वर जाट, उनके साथ जो हुआ, क्या ये मुसलमान लीडर कोई उनके पास गया, उनसे सिंपैथी दिखाई, उनसे हमदर्दी दिखाई?
जो किसान 750 मारे गए प्रोटेस्ट में, क्या मुसलमान किसान में नहीं आते? कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ मुजफ्फरनगर के मुसलमान आए सड़क पे, उन्होंने मदद भी की, साथ खड़े भी हुए, लेकिन जिस तरह खड़े होना चाहिए था, क्या आप उस तरह खड़े हुए? जाटों की परसेंटेज वेस्टर्न यूपी में जितनी है उससे 2 या 3 गुनी मुसलमानों की परसेंटेज है, लेकिन 90% उस मुहिम को जाटों ने अपने कंधे पर रखा और सरदारों ने रखा। आपने वो रोल अदा नहीं किया। और देखिए, अगर आपकी अपनी पार्टी है, अपनी लीडरशिप है, बीजेपी आपसे नाराज़ क्यों है? और इसीलिए नो डाउट नाराज़ है, वो हमारे साथ गलत कर रही है, हम उसे वोट नहीं देते, वो भी जानती है। लेकिन वो नाराज़ इसलिए भी है कि आप वोट बैंकिंग 100 कार्ड सेकुलर पार्टीज़ के, जिसकी वजह से बीजेपी की हार होती है, तो वो उनका तो उतना नहीं बिगाड़ पाते, आपका तो बिगाड़ सकते हैं, आपका बिगाड़ रहे हैं, 10 साल से बिगाड़ रहे हैं। अगर आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पार्टी के नीचे आएंगे झंडे के, तो वो बीजेपी का जो खतरा है कि ये किसी का वोट बैंक है, वो ख़त्म होगा। और हो सकता है कल को बीजेपी भी आपसे आकर के कुछ मामलों पर मदद मांगे और अलायंस भी करे, और ये पार्टी भी फ्री होंगी, इनसे अलायंस मिनिमम प्रोग्राम बने। हम नहीं कैसे जाना, हम ये जानते हैं कि मुसलमान पार्टी या मुस्लिम लीडरशिप के आने से इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना तो मुसलमान पीएम बन सकता है, ना सीएम बन सकता है। लेकिन एक मेरे दोस्त थे यहाँ, परचम पार्टी के लीडर, वो कभी कभी कहते थे, मैं उनसे बहुत डिफ़र करता था, मैं कभी एग्री ही नहीं करता था कि मुस्लिम पार्टी हो या मुस्लिम लीडरशिप हो। लेकिन बड़ी सीरियसली उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि शमीम साहब, अलीगढ़ में 3-3.5 लाख मुस्लिम वोट्स हैं, उस वक्त तो एक ही एमएलए की वो थी, उनमें से अगर 1 लाख लोग भी आपके साथ आ जाएं, तो हर पार्टी आपके दरवाजे पर आएगी कि साहब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और आप उन्हें कुछ डिक्टेट, तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, सजेस्ट कर सकेंगे कि हमारी ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहेंगे कि आप इन्हें रिजॉल्व कराएं, और वो कराते हैं। तो ये है मुस्लिम लीडरशिप आपका एक जगह आने से। सरदार तो 2% है हिंदुस्तान में, और वो भी क्या किया है कि जब पार्टीशन हुआ, जो उधर से सरदार, उन्हें इसी डर से कि ज़्यादा एक जगह ना हो, तो उन्हें पंजाब के अलावा दूसरी स्टेट्स में दूर दूर भेज करके वहाँ सेटल किया। पाकिस्तान से आने वाले पंजाब सरदार बहुत कम है पंजाब के अंदर, लेकिन चूँकि वो यूनाइटेड है, उनकी अपनी पार्टी है, दे आर इन पोजिशन टू डिक्टेट इवन। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमान जो है कुछ टाइम के लिए ये एम्बिशन छोड़ दे कि उसे टिकट लड़ना है, पार्लियामेंट या असेंबली में बैठना है। चूँकि पार्लियामेंट या असेंबली में बैठ कर के आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर पाते हैं। आप मुसलमानों को नुकसान तो कर सकते हैं, फ़ायदा नहीं कर सकते। तो ये मुझे कहना था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी उसे दूसरे ढंग से बात कर रही हैं, या मीडिया दूसरे ढंग से उसकी बात करके मुसलमानों के साथ बड़ा जुर्म है। अरे टिकट कम देना तो एक जुर्म आपको नज़र आ रहा है, और जो कुछ हो रहा है उस पर आप कभी बोलते ही नहीं थे। हाँ, इलेक्शन के दौरान तो काफ़ी यूट्यूब चैनल पे बात हो रही है, लेकिन बाकी 4.5 साल तो कोई आपको पूछ नहीं रहा था, और आगे भी ये होगा। और ये भी समझ लें ये मुसलमान लीडर कि बीजेपी अगर इस बार आ गई पावर में, ऐसा नहीं कि गई हुई है, आ भी सकती है, हाँ पॉसिबिलिटी कम है, और ये पॉसिबिलिटी क्या आएगी तो वीक होकर के आएगी, शायद उतनी पावरफुल नहीं होगी जितनी 2019 में होकर के उभरी थी। लेकिन अगर आ गई तो आपका हसद बहुत बुरा होने को जा रहा है, बहुत बुरा होगा। तो आप ज़रा बहुत ज़्यादा अक्लमंदी ना दिखाएं, आप थोड़ा सा
धीमी चाल रखें, पीछे रहिए, बैकग्राउंड में रहिए, अगवानी करने की हिम्मत ना करिए। पॉलिटिकल भागीदारी जो आपको चाहिए सिर्फ दलाली के लिए चाहिए। आपको कोई कम्युनिटी से मोहब्बत नहीं, कम्युनिटी से कोई लगाव नहीं, इवन मुल्क से आपको लगाव नहीं। मैं आपसे बता दूं, तो मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बात होगी।